सोचो अगर इंसानों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि धरती पर रहना ही मुश्किल हो जाए। हर जगह भीड़ हो, खाने की कमी हो और भविष्य पूरी तरह अंधेरा दिखने लगे। 21वीं सदी में दुनिया कुछ ऐसी हालत में पहुंच चुकी थी। लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ रही थी, संसाधन खत्म हो रहे थे और सरकारों के पास कोई साफ समाधान नहीं था। तभी इंसानों ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी मानव जाति की किस्मत बदल सकता था। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें धरती छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना होगा और इसके लिए उन्होंने चुना मंगल ग्रह। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, मंगल ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक प्लान बनाया। पहले मंगल को रहने लायक बनाया जाए और उसके बाद इंसान वहाँ शिफ्ट होंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं टेराफॉर्मिंग। लेकिन इसे शुरू कैसे किया जाए? इंसानों ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने मंगल पर सबसे पहले भेजे माई और कॉकरोच। हाँ, वही कॉकरोच जिन्हें हम देखकर तुरंत मार देते हैं, क्योंकि कॉकरोच ऐसे जीव होते हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। उनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें मंगल पर भेजा गया ताकि वो वहाँ सरवाइव करके धीरे धीरे वातावरण बदल दे। समय बीतता गया, साल, दशक और फिर सदियाँ। लगभग 500 साल बाद साल था 2597। टोक्यो शहर की सड़कों पर दो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनका नाम था कोमाची और नानाओ। उनके पीछे पुलिस थी, हर तरफ सायरन की आवाज़ गूंज रही थी। वे गलियों में मुड़ते, रास्ता बदलते, लेकिन हर तरफ से पुलिस उन्हें घेर लेती है। ऐसा लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक उनके सामने एक उड़ने वाली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक आदमी बाहर आता है, डॉक्टर होंडा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। वो सीधे कोमाची और नानाओ के पास आता है और बिना समय बर्बाद किए कहता है, तुम दोनों पर हत्या का आरोप है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। कोमाची को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन नानाओ तुरंत मान जाती हैं क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। डॉक्टर होंडा उन्हें अपने लैब में ले जाता है, जहाँ वो उन्हें एक ऑफर देता है, तुम्हें मंगल ग्रह पर जाना होगा और वहाँ के कॉकरोच खत्म करने होंगे। इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन इस डील में एक शर्त थी, उन्हें एक खतरनाक सर्जरी से गुजरना होगा। कोमाची मना कर देता है, उसे होंडा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन नानाओ बिना सोचे समझे हाँ कर देती हैं और सिर्फ उसके साथ रहने के लिए कोमाची भी मान जाता है। 2 साल बाद एक स्पेसशिप जिसका नाम था बक S2 मंगल ग्रह की तरफ जा रही थी। उनमें कोमाची और नानाओ के अलावा भी कई लोग थे, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे। ये सब अपराधी थे। कोई हत्यारा था, कोई हैकर था, कोई आतंकवादी था, कोई याकुजा गैंग का सदस्य था, तो कोई भ्रष्ट पुलिस वाला था। नानाओ को ये देखकर अजीब लगता है। वो धीरे से कोमाची से कहती हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता होंडा सिर्फ अपराधियों को ही चुनता है? और सच भी यही था, क्योंकि अपराधियों की जिंदगी की कीमत कम होती है, उन्हें आसानी से बलिदान किया जा सकता है। आखिरकार स्पेसशिप मंगल ग्रह पर पहुंचती हैं। लैंडिंग के बाद जब सब बाहर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। मंगल अब लाल नहीं था, वो लगभग धरती जैसा दिख रहा था, जैसे वहाँ जीवन शुरू हो चुका हो। टीम को उनका मिशन बताया जाता है। उन्हें एक केमिकल छोड़ना है जो कॉकरोच को मार देगा और फिर अलग अलग जाकर जांच करनी है। सब लोग अपने अपने ग्रुप में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जिन और मारिया एक जगह खोजबीन कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र कुछ अजीब चीज़ पर पड़ती है। उनके सामने 3 जीव खड़े होते हैं। उनका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा कॉकरोच जैसा। उनके हाथ में हथियार थे। जिन और मारिया डर के मारे छिप जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर है क्या। दूसरी तरफ कोमाची और नानाओ भी एक ऐसे ही जीव से टकराते हैं। कोमाची उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो जीव नानाओ पर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। कोमाची के सामने उसकी दुनिया टूट जाती है। जब सभी लोग वापस स्पेसशिप पर आते हैं तो हर कोई डरा हुआ और गुस्से में होता है। तभी कप्तान सच्चाई बताता है, वो जीव कॉकरोच ही है, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। 500 सालों में उन्होंने खुद को बदल लिया है। वो अब इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उन्हें कहा जाता है टेराफॉर्मर्स। अब सबको समझ आ जाता है, उन्हें धोखा दिया गया है, उन्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया है। तभी अचानक डॉक्टर होंडा का होलोग्राम सामने आता है और वो कहता है,
तुम सबने पैसों के लिए अपनी जिंदगी बेची थी और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलता है। तुम्हारी सर्जरी सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि तुम मंगल पर सांस ले सको, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे शरीर में कीड़ों का डीएनए डाला गया है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तुम सबके अंदर अब ताकत है, तुम इन टेराफॉर्मर से लड़ सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम मर जाओगे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जहां इंसानों को जिंदा रहने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। नानाओ की मौत के बाद स्पेसशिप के अंदर सन्नाटा छा गया था। कोमाची की आंखों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा एक खालीपन था जिसे वो समझ भी नहीं पा रहा था। उसी समय डॉक्टर होंडा की बात सबके दिमाग में गूंज रही थी। तुम्हारे अंदर कीड़ों का डीएनए डाला गया है। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो डर कर मर जाए या अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके लड़े। तभी अचानक स्पेसशिप का अलार्म बजने लगता है। कंप्यूटर बताता है कि बड़ी संख्या में टेराफॉर्मर्स जहाज की तरफ बढ़ रहे हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी ली नाम का आदमी आगे आता है। वो एक खतरनाक आतंकवादी था जिसने कई युद्ध झेले थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बाहर जाऊंगा और इन सब को खत्म कर दूंगा। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। ली अपने हाथ में एक इंजेक्शन उठाता है। यही वो बग एक्टिवेटर था जो उसकी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने वाला था। जैसे ही वो इंजेक्शन अपने शरीर में लगाता है, उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी त्वचा सख्त हो जाती है, आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है और वो एक इंसान से बदलकर एक बॉम्बार्डियर बीटल जैसा बन जाता है। वो बाहर निकलता है और सामने खड़े टेराफॉर्मर पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। घूसे, टक्कर, स्पीड सब कुछ बराबर का था, लेकिन फिर ली अपनी असली ताकत इस्तेमाल करता है। वो अपने शरीर से आग जैसी तेज केमिकल फेंकता है जो सामने वाले टेराफॉर्मर को जला देता है। कुछ पल के लिए लगता है कि ली जीत गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो टेराफॉर्मर उठ खड़ा होता है और एक ही वार में ली को मार देता है। स्पेसशिप के अंदर सब ये देखकर डर जाते हैं। अगर ली जैसा ताकतवर इंसान हार सकता है तो उनका क्या होगा। तभी एक और टेराफॉर्मर जहाज के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी सिर से कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो अंदर आते ही दो लोगों को मार देता है। खून हर तरफ फैल जाता है। अब कप्तान डोजी में आगे आता है। वो भी इंजेक्शन लेता है और उसकी बॉडी बदल जाती है। वो पैरापोनेरा चींटी की ताकत हासिल कर लेता है, एक ऐसी चींटी जो अपने वजन से 100 गुना ज़्यादा उठा सकती है और जिसका डंक गोली जैसा दर्द होता है। डोजिमा पूरी ताकत से उस टेराफॉर्मर पर हमला करता है और उसे जमीन पर पटक कर मार देता है। लेकिन तभी कंप्यूटर एक और चेतावनी देता है। हजारों टेराफॉर्मर्स जहाज की तरफ आ रहे हैं। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। सब लोग डर के मारे वापस धरती जाना चाहते थे, लेकिन तभी एक और बुरी खबर मिलती है। जहाज का कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा। कोई उसे जानबूझकर बंद कर चुका है। अब वो फंस चुके थे। डोजिमा जल्दी से एक प्लान बनाता है। वो कहता है, हमारा एक पुराना मिशन था बग S1, वहाँ जरूरी पार्ट्स मिल सकते हैं। कुछ लोग वहाँ जाएंगे और जहाज ठीक करेंगे और मैं यहाँ रहकर इन टेराफॉर्मर्स को रोकूंगा। टीम मजबूरी में मान जाती है। कोमाची भी जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जाने से पहले वो नानाओ के शरीर के पास जाता है और धीरे से कहता है, मैं वापस आऊँगा। टीम एक रोवर में बैठकर निकलती हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। चारों तरफ टेराफॉर्मर्स ही टेराफॉर्मर्स थे। तभी तेजुका नाम का एक आदमी आगे आता है। वो भी इंजेक्शन लगाता है और रॉब बीटल की ताकत हासिल करता है। वो जहाज के ऊपर चढ़कर गैस जैसी चीज़ फेंकता है, जिससे टेराफॉर्मर्स पीछे हट जाते हैं और रोवर आगे बढ़ जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। टेराफॉर्मर्स की एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाता है, लेकिन ये लहर बहुत बड़ी थी। अब 3 लोग बाहर आकर लड़ने का फैसला करते हैं। मारिया, ओसाको और तेजुका तीनों इंजेक्शन लगाते हैं और अपने अपने कीड़ों की ताकत हासिल करते हैं। वो मिलकर एक ढाल बनाते हैं और रोवर को उस लहर से निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि वो सफल हो गए, लेकिन अचानक रोवर पलट जाता है। सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं और उसी समय रोवर अपने आप चालू होकर आगे निकल जाता है, उन्हें पीछे छोड़कर। तीनों अकेले रह जाते हैं और कुछ ही सेकंड में टेराफॉर्मर उन्हें घेर लेते हैं और बेरहमी से मार देते हैं। दूसरी तरफ बाकी टीम बग S1 तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कोई धरती पर डेटा भेज रहा है।
कोई उन्हें धोखा दे रहा है। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं उनके 2 साथी मारे जा चुके हैं और टेराफॉर्मर्स अब इंसानों के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये एक जंग थी जहां दुश्मन हर पल और ज़्यादा खतरनाक बन रहा था। और इसी बीच कहीं दूर कोई उन्हें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब जो होने वाला था वो पूरी कहानी को पलट देने वाला था। बग एस1 पर खड़े कोमाची, जिन और बाकी लोग अभी समझ ही रहे थे कि असली खतरा क्या है। तभी अचानक दूर से एक ड्रोन उनके सामने आकर रुक जाता है और उसमें से डॉक्टर होंडा की आवाज़ आती है। वो हंस रहा था जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो। वो कहता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत वैल्यूएबल डाटा मिला। कोमाची गुस्से में भर जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही होंडा सच बता देता है। असली मिशन था एक अंडा वापस लाना, एक नया और ज़्यादा इवॉल्व टेराफॉर्मर का अंडा। और ये सुनकर उस सबके होश उड़ जाते हैं। उसी समय दूर आसमान में बग एस2 स्पेसशिप अचानक एक्टिवेट हो जाता है, जिसे सबने डैड समझ लिया था। कोमाजी समझ आता है कोई अंदर जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है बग एस2 के अंदर, जहाँ सच्चाई और भी खतरनाक निकलती है। असुका जो मरी हुई लग रही थी वो एक्चुअली जिंदा थी और वो कोई आम इंसान नहीं रही थी। वो बन चुकी थी एक एमरल्ड कॉकरोच वास्प, एक ऐसा कीड़ा जो दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। इचिरो जो हमेशा डरपोक बनता था वो भी होंडा का आदमी निकला। मतलब शुरू से ही 2 लोग अंदर से गद्दार थे। आसुका आराम से कप्तान डोजिमा को मार देती हैं और इचिरो को जगाकर बोलती हैं, अब हमारा असली काम शुरू होता है। दोनों मिलकर उस अंडे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। नानाओ का शरीर जो शिप में पड़ा था उससे सफ़ेद धागे जैसे कुछ बाहर आने लगते हैं, जैसे वो मरकर भी कुछ बन रही हो। उधर बाहर कोमाची और जिन ये सब देख रहे होते हैं और तभी होंडा उन्हें सब सच बता देता है कि ये पूरा मिशन एक झूठ था, कि टेराफॉर्मर सिर्फ इवॉल्व कॉकरोच नहीं है, बल्कि वो असल में एलियन ओरिजिन के हैं और उनका एक हिडन एजेंडा है। इतना सुनते ही सिचुएशन और भी बिगड़ जाती हैं। बग एस2 अचानक उड़ने लगता है क्योंकि इचिरो इसे एक्टिवेट कर चुका होता है, लेकिन उसी समय वो अंडा फूट जाता है। उसमें से निकलते हैं 2 नए टेराफॉर्मर्स जो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आसुका उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार उसका पावर काम नहीं करता क्योंकि ये सेकंड जनरेशन उससे भी ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। और अगले ही पल वो दोनों आसुका को मार देते हैं जैसे वो कुछ थी ही नहीं। अब पूरा जहाज केओस में चला जाता है। टेराफॉर्मर्स उड़कर जहाज पर चढ़ जाते हैं, इंजन एक्सप्लोड होने लगते हैं और बग एस2 क्रैश होकर वापस ज़मीन पर गिर जाता है। अब फाइनल बैटल शुरू होती हैं। कोमाची और जिन दोनों अपने अपने इंजेक्शन लेते हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। शुरू में वो अच्छे से लड़ते हैं, कई टेराफॉर्मर्स को मार गिराते हैं, लेकिन फिर वो नए इवॉल्व क्रिएचर्स भी आ जाते हैं और सिचुएशन फिर से डेंजरस हो जाती है। मीना जो उनके साथ थी वो भी लड़ते लड़ते मर जाती हैं। अब जिन गुस्से में आकर एक के बाद एक इंजेक्शन लेने लगता है। उसका शरीर पूरी तरह इंसेक्ट जैसा होने लगता है, उसके पंख निकल आते हैं और वो हवा में उड़कर लड़ाई करता है। कोमाची उसे रोकता है, कहता है बस कर वरना तू वापस इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन जिन नहीं रुकता क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो एक इवॉल्व टेराफॉर्मर को मार गिराता है, लेकिन उसी के साथ वो खुद भी अपनी लिमिट पार कर देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। अब कोमाची अकेला रह जाता है और सामने खड़ा होता है आखिरी इवॉल्व मॉन्स्टर। उसकी ताकत अब काम नहीं कर रही थी, उसके स्टिंग टूट चुके थे और अब सब खत्म होने वाला था। तभी कुछ अनबिलीवेबल होता है। आसमान से एक चमकती हुई रोशनी नीचे आती है, उसके अंदर नानाओ दिखाई देती है, लेकिन वो अब इंसान नहीं थी, वो बन चुकी थी एक सिल्क वॉर्म मॉथ। उसके पंखों में एक चमकदार पाउडर गिरता है जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाता है। जिन धीरे से कहता है ये खुद को सैक्रिफाइस करने वाली हैं। कोमाची चिल्लाता है, नानाओ मत करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक टेराफॉर्मर उस पाउडर को ट्रिगर कर देता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, पूरा एरिया जल उठता है। लगभग सारे टेराफॉर्मर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन नानाओ हमेशा के लिए चली जाती हैं। जिन संभाव कोमाची को बचा लेता है, लेकिन अब वो पूरी तरह इंसेक्ट बन चुका होता है। वो कोमाची से कहता है तू वापस जा और सबको सच बता। कोमाची की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि अब उसे जीना होगा। वो बग एस2 के अंदर जाता है जहाँ उसे इचिरो जिंदा मिलता है।
पहले वो उसे मारने जाता है, लेकिन इचिरो उसे बचा लेता है। एक टेराफॉर्मर को मारकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं अब लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दोनों एस्केप पोड में बैठते हैं और धरती की तरफ निकल जाते हैं। उधर डॉक्टर होंडा सब कुछ देखकर भी बस मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ शुरुआत थी और कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कोमाची वापस आएगा अपने साथियों के लिए और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।